मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा, गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। गुनाहगार के हिस्से में शान हिंद नेहाल एवज साहिबा का इस्तकबाल करना है, सदर समाजवादी का इस्तकबाल करना है। आपकी तालियां मिलनी चाहिए, आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं, आपकी सरपरस्ती मिलनी चाहिए कि गुनाहगार के हिस्से में नेकियां लिख दे। मेरे खुदा मेरी किस्मत में बेटियां लिख दे, मेरे खुदा मेरी किस्मत में बेटियां लिख दे। मैं अपने अहद का भारत हूँ इरफान नदीम, मैं अपने अहद का भारत हूँ इरफान नदीम। कलम उठा मेरे माथे पे रोटियां लिख दे, कलम उठा मेरे माथे पे रोटियां लिख दे। भरपूर तालियां बजा करके शान हिंद नेहाल अहमद साहिबा का इस्तेमाल करें, हमारे पास वक्त कम है। यहाँ स्टेज पे मौजूद मालेगांव शहर के जिम्मेदारान भाई, मस्जिद करीब में है, एहतराम करें। और आप तमाम साथियों, आज यहाँ फतेह मैदान में जलसा लेना, शायद मैंने अपने बचपन से जब से होश संभाली हूँ साथी नेहाल अहमद साहब को यहाँ खड़ा देखा था। नेहाल साहब यहाँ से तकरीर किया करते थे, शहर के हर कोने में यहाँ से आवाज जाती थी। मैं मानती हूँ कि मालेगांव शहर एक ऐसा सियासी सोच बूझ रखने वाला शहर है कि जिसने साथी नेहाल अहमद के साथ ऐसी मोहब्बत निभाई कि वो नेहाल अहमद का वर्षा, वो ताकत पीढ़ियों से दी जा रही है कि आप लोगों की ताकत की वजह से आज मैं सालों बाद नेहाल अहमद की जगह पे खड़ी होकर तकरीर कर रही हूँ। ये सारी ताकत ये आप लोगों की है, नेहाली वर्करों की है। इसीलिए हम लोग गुरूर से कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा आगे भी रहेगा, वो आप लोगों की वजह से। बताओ भाई कि आज तक मालेगांव की सियासत में पीढ़ियों से चले आए ऐसे वर्कर नहीं होंगे। हमारे पास आज भी वो वर्कर है जिनके परदादा भी हमारे साथ थे, साहब के साथ थे, दादा भी थे, वालिद भी थे और उनका लड़के भी हमारे साथ। ऐसी खुशनसीबी शायद इस किसी सियासी खानदान को किसी ने दिया होगा जो मालेगांव शहर साथी नेहाल अहमद को दे रहा है। आप लोगों का यहाँ आना, हमारी इलेक्शन में हिस्सा लेना, सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तान का दस्तूर खतरे में और हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी किसके कंधों पे है, जिसको सबसे कमजोर कौम मानी जाती है, तुम्हारे कंधों पे है, अक़लियत के कंधों पे है। हम हिंदुस्तान में मान लो कि 140 करोड़ की आबादी में हम 12-14% वालों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम संविधान को बचाएं। और आज तक इस कौम ने हमेशा से हिंदुस्तान के खूबसूरत दस्तूर को बचाने की कोशिश की है और बदले में हमको क्या मिला? वो जो शेर है एक अल्लामा इकबाल का, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। ये तकलीफ हमारी है कि हमने आज हमको हमारी सियासत में ओढ़ देने का मजबूरी का सौदा माना जा रहा है। आप बुरा मत मानना, लेकिन हमारी दिली तकलीफ है ये कि हमको हरिशंकर महाले के बाद से और ख़ास तौर पे 2014 के बाद से हमको कोई पसंदीदा उम्मीदवार को हमने वोट नहीं दिया। हमने किसको हराना है तो जो जीतने वाला है उसको मजबूरन वोट दिया। और इसकी जिम्मेदार मैं मानती हूँ, जब जनता दल सेकुलर के रहनुमा देवी गौड़ा उन्होंने बीजेपी के साथ पैक्ट किया तो हमने जनता दल छोड़ने का फैसला किया। उस वक्त तमाम पार्टी के जिम्मेदारान, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो आए हम लोगों के पास कि भाई हमारी पार्टी में शामिल हो। लेकिन
हम लोग तब भी कांग्रेस में जाना पसंद नहीं किए थे और अब भी जाना पसंद नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह आगे भी जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में आप जो 2014 के जो हालात आए ना, उससे पहले साथी निहाल अहमद साहब कहा करते थे कि मैं महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में जिस तरह कांग्रेस छोटी और इलाकाई पार्टियों को खत्म करने का काम कर रही है, उसकी वजह से एक वक्त ऐसा आएगा कि वो भी खत्म हो जाएगी। वो वक्त आ गया है, लेकिन आज कौन उनको संभाल रहा है? यूपी की साइकिल, बिहार के कंदील, आज वही छोटी पार्टियों के ऊपर उनको भरोसा है जो संभाल रहे हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर इंडिया ये अलायंस बना और आज जो हिंदुस्तान में एक भ्रम है कि मोदी का इक़्तिदार खतरे में है, उसकी सबसे बड़ी वजह है जनता परिवार, सोशलिस्ट लोग, वो लोग जो उन्होंने ऐसी हवा बनाई। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत यूपी और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में 70% आबादी यूपी से आए हुए लोगों की ही है। तो ऐसा माहौल बनाया कि सबसे बड़ी रियासत में जहां कांग्रेस को खड़े रहने की जगह नहीं थी, वहां अखिलेश यादव ने उनको इस ताकत पहुंचाई कि आज वो हिंदुस्तान भर में एक ताकत बन रही है। हमारी आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमारी नाराजगी उस वक्त रहती है कि जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं कि भाई यही अक़लियत थी जो तुमको संभाली, तुमको बनाई और 70 साल हिंदुस्तान में राज करने के काबिल बनाए। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये इलेक्शन हो जाने के बाद अगर अल्लाह का फैसला रहा और यहाँ से हिंदुस्तान से ऐसे शरपसंद जो अक़लियत को दबाने का काम करते हैं उनका खात्मा हुआ और इंडिया गवर्नमेंट बनी, तो उस वक्त ये मत भूल जाना कांग्रेसियों, ये मत भूल जाना कि हिंदुस्तान में दस्तूर को बचाने का काम मुसलमानों ने ही किया है और वही कर रहे हैं। निहाल साहब बोला करते थे कि कांग्रेस में मुसलमानों की ऐसी हैसियत है जैसे बारात में बैंड बाजा वालों की होती है। जैसे ही दुल्हन का घर आता है, बैंड बाजे वाले बाहर, लड़के वाले अंदर, वैसे ही मुसलमान बाहर गवर्नमेंट में और इक़्तिदार और सब चीज उनका हलवा दूसरी तरफ। लेकिन अब हम ये इंशाअल्लाह ये जो मजबूरी का इलेक्शन है, ये हमारी तकदीर में मैं अल्लाह से दुआ करूं कि ये आखिरी मजबूरी का इलेक्शन होना चाहिए। अब आने वाले इलेक्शन में हम मजबूरी से वोट नहीं देंगे, अब आने वाले इलेक्शन में पार्लियामेंट में हम अपनी पसंद से वोट देंगे। ये ताकत हम बनाएंगे मालेगांव शहर में। आप लोगों ने यहाँ आके इस बात को अहमियत दी कि बोला जाता है कि भाई मुसलमान लोग जो हैं वो फिरका परस्त होते हैं। मालेगांव जो है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल है। ऐसा शहर मालेगांव शहर की जहां आबादी 70% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की होने के बावजूद भी मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब ने और साथी निहाल अहमद साहब के वर्करों ने कभी मुस्लिम लीग को पैदा होने नहीं दिया। ये हमारी सेकुलरिज्म है। वरना जहाँ यहाँ तक के खुद राहुल गांधी को भी मुस्लिम लीग की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके इलेक्शन लड़ना पड़ा और वो वहाँ से जीते। उनको भी बचाने का काम हमने ही किया, अक़लियत ने किया। इसलिए अब जब हम आज हमारे सारी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर आज हम सेकुलर पार्टी के नाम से इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो इंडिया गठबंधन की भी जिम्मेदारी है कि जो संविधान को बचाने के लिए और संविधान को बनाने के लिए हिस्सेदारी कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी कुर्बानी देने का काम हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा है। उसकी कद्र जानना चाहिए हिंदुस्तान में कि तुम्हारे 140 करोड़ की आबादी में ये जिनको तुम कमज़ोर पिछड़े हुए बोलते हो वही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखो मुसलमान के साथ साथ दलित है तुम्हारे साथ पिछड़े हुए हैं। अभी ये इंडिया बनने से पहले ही अखिलेश यादव साहब ने अपना एक अलग पिछड़ों के लिए, दलित के लिए और अक़लियत के लिए
पीडीए बनाया था, वो ये महसूस कर रहे थे कि हिंदुस्तान में ये सारी चीज़ें खतरे में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी बोला गया कि वो बुलडोजर बाबा आ रहे हैं मालेगांव में, तो शहर में उर्दू के जो साइन बोर्ड थे वो निकाल दिए गए। इसलिए निकाल दिए गए कि ये देख के बुलडोजर बाबा को करंट ना लगे। तुम सोच लो तुम्हारी ताकत क्या है, तुम लगाना नहीं चाहते हो करंट, तो भी तुम्हारे बोर्ड में उर्दू देख के उनको करंट लग जाता है। तो अब वक्त आया है कि हमको 20 मई को बटन दबा के करंट देना है उनको। हम चाहते नहीं करंट देना, लेकिन अब वक्त आया है कि हमको 20 तारीख को 2 नंबर की बटन, जिसमें डॉक्टर शोभा बच्छा उम्मीदवारी कर रही है, उनके पंजा निशान पे ये हमारा दिल है। हम जिनका साथ देते वो दिल से देते, छुपा के नहीं देते लोगों के जैसा। निशानी बोलकर बोल रही हूँ, निशानी याद रखना कि पंजा निशान पर तुमको वोट देना है पार्लियामेंट के इलेक्शन में। उसके बाद हम भी यहाँ है, पंजा भी है, गढ़ी भी है, हमारा वक्त आएगा जब हम देखेंगे। और वही आज जो हमेशा पंजा दिखाने का काम हिंदुस्तान में किया ना कांग्रेस ने, आज वही मुलायम की कंदील लेके जो प्लेन में बैठने वाली कांग्रेस साइकिल पर चल के हिंदुस्तान में सफर कर रही है। उनको ये बता देना है कि भाई जब हम चलते हैं साइकिल पे तो प्लेन वाले भी नहीं ऊपर से ताकते हैं नीचे। आप लोग आने वाले इलेक्शन की जो पोलिंग का दिन है, उस दिन अपनी तमाम मसरूफियत को बालाए ताक रखते हुए हिंदुस्तान के खूबसूरत दस्तूर को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि फिर एक बार हमको कांग्रेस को सहारा देना है। निहाली वर्करों, तुम पर ये फर्ज हो गया है कि तुमको सहारा देना है और हिंदुस्तान में ऐसे फिरका परस्त रहबर और ऐसा फिरका परस्त पार्टी बीजेपी को खत्म करने के लिए इंडिया अलायंस के उम्मीदवार जिनका निशान पंजा है, उनको वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। आप लोग यहाँ आए और साथी निहाल अहमद साहब की तारीखी जगह है, जहाँ साथी निहाल अहमद साहब अपने ख्यालात का इजहार किया करते थे। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये सारे निहाली वर्कर खड़े होकर एक अहद करें कि भाई हमको अहद करना है। मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप खड़े होकर निहाली वर्कर मैं बोलती हूँ, आप लोग इसको दोहराओ, खामोशी इख्तियार कर लें। भाई ये लगना चाहिए, करंट देना है अपने को, और ऐसा करंट देना है मालेगांव से कि ये नागपुर के जनसंघी आरएसएस वालों को झटका लगे। तो मेरी जिम्मेदारी निहाली वर्करों की है, मैं बोलती हूँ, आप लोग दोहराओ। हम निहाली वर्कर देश की 140 करोड़ आवाम से वादा करते हैं 20 मई को नफरत और फिरका परस्ती के खिलाफ देश के संविधान पर बुरी नजर रखने वालों के खिलाफ वोट देकर भारत और इसके दस्तूर की हिफाजत करेंगे। जय हिंद। आपके दिलों की धड़कन, आपके दिलों की तर्जमानी करने वाला, हुकूमत से आंख में आंख मिला करके गुफ्तगू करने वाला, बात करने वाला लीडर जनाब मुस्तकीम डिग्निटी के हुजूर आपको लेकर के चलता हूँ कि हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, और ये इसलिए जिंदा है कि ये बोल रहा है। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। आप इस्तकबाल करें भरपूर तालियां बजाकर अपने महबूब व मुमताज लीडर जनाब मुस्तकीम डिग्निटी।
साथियों, आज पार्लियामेंट के इलेक्शन का ये आखिरी जलसा निहाल साहब की रिवायत के मुताबिक हमेशा इस शहर में खुले मैदान से ही इलेक्शन की वोटिंग का रुख बताया जाता था। आज हम फतेह मैदान में बैठे हैं। यहाँ हमारे महाराज इस्लामाबाद के भी बैठे हैं जो निहाल साहब के पुराने साथी हैं, और ये सरों का उमड़ता हुआ सैलाब कहीं ना कहीं इनको ये याद दिला रहा होगा कि जब निहाल साहब यहाँ रहा करते थे तो इसी तरीके का जलसा हुआ करता था। आज इन नौजवानों की वजह से यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं निहाल साहब के साथी, उन्हें मुझे यकीन है कि निहाल साहब की याद जरूर आ रही होंगी। इस पर मैं एक नारा दूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी साथ में उस नारे को एक मर्तबा पुरजोश अंदाज में मेरे साथ बोले। मैं पहले बोलता हूं क्या बोलना है। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मैं चाहता हूं मेरे साथ एक मर्तबा पूरा मजमा ये बोले, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। ये निहाल साहब की सरजमीन है और पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 मैं ये मानता हूं कि तुम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनकर नहीं देने वाले, तुम कोई प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाले। ये इलेक्शन तुम्हारे वजूद की लड़ाई है। ये इलेक्शन तुम्हारे संविधान को बचाने का इलेक्शन है, किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं है। ना ये इंडिया अलायंस को जिताने का इलेक्शन है, ना ये बीजेपी को हराने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने वजूद को बचाने का इलेक्शन है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में 10 साल से जो हो रहा है, मैं अगर वो बात यहाँ से बोलूँगा तो वो किसी के लिए नई बात नहीं होगी। हर आदमी, उसमें कोई मजहब का सवाल नहीं है। हिंदू मुसलमान हर मजहब के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि इन 10 सालों में उनका वजूद इस मुल्क में खत्म हो रहा है। ये अपना वजूद बचाने की लड़ाई है। हमने जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आज ये वक्त वो लड़ाई लड़ने का नहीं है। आप 20 मई को सोबत आई बच्चाओं के 2 नंबर बटन को दबाकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इसके बाद मैं जो महसूस कर रहा हूं कि सबसे पहले जब इलेक्शन शुरू हुआ तो तुमने ही संविधान सुरक्षा यात्रा निकाल के इलेक्शन की शुरुआत की। उस वक्त भी हमने तमाम ही सियासी पार्टी, मजहबी तंजीमों को उस प्रोग्राम में बुलाया ताकि ये मैसेज जाए कि हम में इत्तेहाद है, और वो मैसेज हमने दिया। उसी का नतीजा है कि आज शहर में एक इलेक्शनी माहौल धीरे धीरे बना, और ये ठाटे हुए मारता हुआ जो समुंदर है ये उसकी एक निशानी है। मैं ये देख रहा हूं कि ये महाराष्ट्र, अगर मैं कहूं कि इस मुल्क में अगर बदलाव आएगा तो इस मर्तबा महाराष्ट्र से आएगा। आप यकीन मानो, एक वक्त जब अभी पिपलगांव में मोदी वजीर आजम आए तो मैं लाइव सुन रहा था। मैंने इससे पहले 10 सालों में नहीं देखा कि उनके सामने कोई खड़ा होकर ये बोल रहा है कि प्याज पर बोलो, तो वो बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। वो बोल रहा है प्याज पर बोलो। हमको इनके जय श्री राम पे भी कोई एतराज नहीं है और कभी नहीं रहेगा। हमको एतराज है नत्थू राम पर। ये मुंह में राम और बगल में नत्थू राम की जो पॉलिसी है, हमें उस पर एतराज है। हम हमेशा बोले कि ये मुल्क गांधी की विचारधारा पे चलने वाला मुल्क है, और गांधी की सोच ही जो है इस मुल्क को आगे पहुंचाएंगी।
अगर मैं कहूं कि 2024 का इलेक्शन आज़ादी का इलेक्शन है, गांधी ने तुमको आज़ादी दिलाई, मगर गांधी ने कभी इस मुल्क में वोट नहीं दे सके। 1947 में फिरका परस्तों ने गांधी को कत्ल किया और पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का 1952 में आया। हमें गांधी के लिए वोट देना है, हमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए वोट देना है, हमें निहाल साहब के लिए वोट देना है। कल प्रचार 5 बजे खत्म होगा। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी अगर अपने अपने महल्ले से वोट निकाले, माओ बहनों से रिक्वेस्ट करे और वोट का परसेंटेज पिछले तमाम पार्लियामेंट के इलेक्शन का अगर रिकॉर्ड तोड़ देता है तो आप जीतेंगे। वोट जो है, वोट कोई मामूली हक नहीं है हमारा। आप समझ लो दस्तूर ने हमें वोट का हक क्या दिया है कि एक वजीर आजम भी अगर बूथ पर जाता है तो एक ही वोट देता है, और यहाँ बैठा हुआ आदमी भी जाएगा तो एक ही वोट देगा। मैं भी जाऊंगा तो एक ही वोट दूंगा। जब पोलिंग बूथ पर तुम पहुंचेंगे तो तुम यकीन मानो कि उस वक्त वजीर आजम भी तुम्हारी ही तरह एक वोट देने वाला होगा, तुम भी एक वोट ही देने वाले होंगे। ये हक हमें दस्तूर ने दिया है, और अगर वापस बीजेपी सरकार आई तो ये हक हमसे छीना जाएगा। आपको ये हक आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए ये हक को कायम रखना है। अगर वोट आपकी है और वो पोलिंग बूथ पर नहीं गई तो आप जीरो है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि फिर इस मुल्क में अगर जुल्म हो रहा है उस पर बोलने का, उस पर एतराज करने का। एतराज वही आदमी करे, वही औरत करे जो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट दे। अगर आप पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं देते और उसके बाद 5 साल बोलते हो कि ये जुल्म हो रहा है, बिल्किस बानो से लेकर आसफा तक इस मुल्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्किस बानो के कातिलों को रिहा किया गया। इस पर ही बस नहीं था, रिहा करने के बाद उनका फूल हार किया गया, उनको पेड़े लड्डू खिलाए गए। ये समझ लो इस मुल्क की आत्मा उस दिन मर गई थी जिस दिन उन जालिमों को, जो बिल्किस बानो के पेट में प्रेग्नेंट औरत को मारा गया, उसके बच्चे को मारा गया, उसके पूरे खानदान को कत्ल किया गया, ऐसे जालिम लोगों को जिस वक्त निकाला गया जेल से, उनका फूल हार करना, उनको पेड़ा खिलाना, और उस पर अगर आप एतराज करते हो तो उसी वक्त आपका एतराज हक बजानिब होगा जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट देंगे। अगर आप घर पर बैठे हो, कोई वजह से वोट नहीं देते, तो आप समझ लो सिर्फ ये आपका नुकसान नहीं है, ये पूरे मुल्क का नुकसान है, आपके बच्चों का नुकसान है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 20 मई को वक्त निकालकर वोट देने के लिए पूरा शहर जाए। ऐसा लगना चाहिए कि कोई त्यौहार है, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है 20 मई को। वो जश्न का माहौल तुमको इस शहर में बनाना है, और मुझे यकीन है कि ये सिर्फ निहाली वर्कर इस शहर का कर सकता है, और वो दम सिर्फ तुम में है। मगर अगर तुम यहाँ से जाने के बाद, सब सुन लेने के बाद घर बैठ गए और कुछ नहीं करे, तो ये मान लेना तुम्हें कभी एतराज किसी बात पर नहीं होना चाहिए, कितनी भी नाइंसाफ़ी हो, कितना भी जुल्म हो। कल जो है मालेगांव शहर में यूपी के योगी बाबा आ रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हो गया आज जब मोतीबाग नाके की रोड से गुजरा, वहां पर कारपोरेशन ने उर्दू में और मराठी हिंदी में बोर्ड लगाया हुआ था नाम का रास्तों का। क्या योगी बाबा के आने के बाद उर्दू की पार्टी साइन बोर्ड की हटा दी गई? क्या उर्दू से इतराज है? ये समझते हैं उर्दू मुसलमानों की जबान है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, उर्दू किसी मजहब की जबान है ही नहीं। मगर मैं छोटा था तो दूरदर्शन पे महाभारत देखा करता था, तो उस वक्त रावण के सामने जब हनुमान आते थे तो रावण को समझ में नहीं आता था क्या किया जाए। वैसे ही इस मुल्क में योगी का हाल है कि मुसलमान दिख जाए, उर्दू कहीं दिख जाए तो इनको क्या घबराहट होने लगती है, ये समझ में ही नहीं आता है। मगर मैं एक बात बोल दूं, इलेक्शन 20 मई को हो जाएगा, योगी जी भी चले जाएंगे,
इंशाअल्लाह तुम्हारे उम्मीदवार भारी अक्सरियत से चुन के आएंगी, मगर इस शहर में हम हैं, हम रहेंगे, कारपोरेशन भी रहेंगी। किसकी मजाल थी कि वो बोर्ड उर्दू का हटाया गया, उसका हिसाब किताब तो हम निहाली वर्कर लेंगे, क्योंकि मैं बोला कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। इस मुल्क में, इस शहर में अगर कोई ये समझता है कि किसी लीडर के आने पर वो इस शहर की शनाख्त मिटाएगा, तो उस कारपोरेशन से भी निपटना हम जानते हैं। मैं आपसे दोबारा ये गुजारिश करूंगा कि वोट आपका हक उस वक्त तक है जब वो पोलिंग बूथ पे जाएगा। आप जब पोलिंग बूथ पर जाओ, बटन 2 नंबर की दबाओ, तो आप यकीन मानना कि उस वक्त ही इस मुल्क को इंसाफ मिलेगा, आपकी नस्लों को इंसाफ मिलेगा। घर बैठे हुए वोट नहीं देकर अगर आप नाइंसाफ़ी पर और किसी भी अत्याचार पर कोई बात बोलते हो तो आप ज़ीरो हो। आप ना अपने मुल्क के लिए हो, ना अपने ख़ानदान के लिए हो। आप वोट देने जाइए, आप वोट देने जाइए, आप वोट देने जाइए। इतनी गुजारिश करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज।